हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि बच्चों आपने थंबनेल में देखा है कि दैट 12th स्टैंडर्ड के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस और हर एक चैप्टर का कितना मार्क वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम में, उसकी पूरी जानकारी बच्चों इस वीडियो के माध्यम से देने के लिए मैं अजीत सिंह आपके सामने हूं, जहां पर आपको मैं आपके 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स का पूरा सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर्स की बच्चों आपको स्टडी करनी है और कौन सा चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कौन से चैप्टर्स है जिस चैप्टर को आप अगर ऑप्शन में भी रखें तो भी आप अपने बोर्ड एग्जाम्स का पूरा पेपर बच्चों आसानी से अटेंड कर सकते हो। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, और आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन बच्चों आपको आपके घर बैठे बैठे मिलते रहे तो आप इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बच्चों प्रेस कीजिए, जहां पर आपके घर बैठे बैठे आपके स्टडी से रिलेटेड जो भी महाराष्ट्र बोर्ड की अपडेट होगी वो बच्चों आप तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सिलेबस को जानने के लिए। ओके, तो आप सभी एक नोटबुक और पेन लेकर बच्चों रेडी हो जाइए, जहां पर आपको मैं पूरे चैप्टर्स बच्चों लिखा कर दूंगा और कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स से क्या इंपॉर्टेंट है ये बातें भी बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर बच्चों हम लोग अपने वीडियो को। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपको यहां पर स्टडी करना है वो चैप्टर है बच्चों इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको बच्चों थोड़ा याद आ रहा होगा तो 11th स्टैंडर्ड का जो लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा वो भी बच्चों फाइनल अकाउंट ही था, लेकिन वो फाइनल अकाउंट एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन, एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स का था। लेकिन अब जो फाइनल अकाउंट आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो, दिस फाइनल अकाउंट इज फॉर पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो यहां पर जो फाइनल अकाउंट आप पढ़ोगे बच्चों वो पार्टनरशिप के बिजनेस का होगा, और आपने 11th में जो पढ़ा था वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट था। तो आपका बच्चों यहां पर सिलेबस अपडेट हुआ है, 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे तो आपके लेवल्स बढ़ेंगे। इसी तरह से आप आगे जब डिग्री सेक्शंस में जाओगे तो वहां पर आपको और बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट सीखने को मिलेंगे। ओके, तो 12th स्टैंडर्ड में आपको किस चीज का फाइनल अकाउंट सीखना है बच्चों? पार्टनरशिप फर्म का। ओके, तो ये आपका सबसे पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर बच्चों आपको स्टडी करना है वो है अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न। अकाउंट फॉर नॉट प्रॉफिट कंसर्न, दिस इज द सेकेंड चैप्टर दैट यू नीड टू स्टडी हियर, दैट इज अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न। मतलब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट आपको सीखने को मिलेगा, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बच्चों आपको यहां पे सीखना है जो एक नॉन प्रॉफिट कंसर्न है। मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं है, सर्विस ओरिएंटेड है बच्चों, सर्विस मोटिव के साथ जो संस्थाएं चलाई जाती है, ऐसे संस्थाओं के फाइनल अकाउंट को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, इस नॉन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर वो सारी संस्थाएं आती है जो एक चैरिटेबल नेचर की होती है, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स क्लब बच्चों होते हैं जो एक एसोसिएशन की तरह काम करते हैं, जिनका काम है लोगों के अंदर कल्चरल वैल्यू को इनकुलकुलेट करना, उनकी वैल्यूज को बच्चों बढ़ावा देना। ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट को इस चैप्टर में बच्चों आपको सिखाया जाएगा। ओके, इसके बाद बच्चों थर्ड चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। कि किसी पार्टनरशिप में जब किसी नए पार्टनर की एंट्री होती है तो उस नए पार्टनर की एंट्री होने की वजह से उस पार्टनरशिप का अकाउंट्स में क्या परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन बच्चों आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बच्चों रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब रिटायरमेंट में कैसा होता है कि अगर समझो कोई पार्टनरशिप बच्चों पहले से चल रही है और उसमें से किसी एक पार्टनर किसी कारण से बिजनेस को छोड़कर बच्चों जाना चाहता है,
तो उसके जाने की वजह से अकाउंटिंग इफेक्ट क्या पड़ते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, उन चीजों को आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा अंडर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। व्हेन पार्टनर गेट रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, व्हाट इंपैक्ट शुड बी ऑन द अकाउंट्स, अकाउंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, क्या असर पड़ेगा, क्या सिस्टम बदलेगा, ये सारी चीजें बच्चों इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेंगी। इसके बाद आपको सीखना है बच्चों नेक्स्ट, डेथ ऑफ पार्टनर। यस, अगर किसी पार्टनर की समझो किसी कारण से नेचुरल या तो एक्सीडेंटल बच्चों डेथ हो जाती है, तो अगेन उस पार्टनर के अचानक से ऐसे डेथ होने की वजह से हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, वो बातें आपको इस चैप्टर में बच्चों सीखनी है इन द डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब बच्चों ये डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डोंट वरी, अभी जस्ट आपको बताता हूं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच में, जैसे पार्टनर्स बच्चों क्या होते हैं कि अलग अलग पार्ट से बच्चों आकर के कलेक्ट होते हैं। ओके, अब उनके बीच में किसी बिजनेस के पॉइंट को लेकर के कोई मतभेद हो सकता है, कोई डिस्प्यूट्स हो सकता है, कोई बड़ा विवाद हो सकता है, और इनकी वजह से कभी कभार पार्टनरशिप में ज्यादातर झगड़े देखने को मिलते हैं और उसके कारण पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो बच्चों डिसॉल्व हो जाता है। और कुछ ऐसे गवर्नमेंट्स के रेगुलेशन से, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जिस रेगुलेशंस के कारण भी पार्टनरशिप को कभी कभार एज पर द लॉ डिसॉल्व होना पड़ता है, तो वो डिसोल्यूशन होने समय जब कोई पार्टनरशिप कंप्लीटली शट डाउन हो जाती है, पार्टनरशिप अब किसी कारण से पूरी तरह बंद हो जाती है, तो उसके बंद होते समय हमें कौन से अकाउंटिंग इफेक्ट्स बच्चों देने होते हैं, वो सारी बातें इस चैप्टर में सीखनी पड़ेगी। अब जैसे कि बच्चों जब आप बुक कीपिंग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो आपको अपने आप को अकाउंटेंट एज्यूम करना होता है, तो आप एक अकाउंटेंट हो, आपके सामने किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस के कोई भी सिचुएशंस बच्चों बन सकते हैं, तो उस सिचुएशंस में अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होना चाहिए इसकी जानकारी आपको बच्चा होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से कोई पार्टनरशिप फर्म अगर बच्चों डिसॉल्व हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वहां पर बिजनेस के बंद होने से एट द एंड ऑफ द बिजनेस व्हाट अकाउंटिंग इफेक्ट वी हैव टू गिव इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सो दैट वी कैन इजीली वाइंड अप ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट हेयर, वो सारी एंट्रियां, वो सारे इफेक्ट बच्चों इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेंगे। ओके, तो ये हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट बच्चों जो चैप्टर आपको सीखना है डिसोल्यूशंस के बाद वो है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहां पर काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस बच्चों बनते हैं, जहां पर डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो लेन देन होता है उसके ऊपर जो बिल ड्रॉ किया जाता है, उस बिल को हमें अलग अलग रीजनों से कई जगह पे एक्सचेंज करना पड़ता है। तो वो एक्सचेंज के करते समय हमें कौन सी जर्नल एंट्रियां और कौन से अकाउंट को बच्चों मेंटेन करना होगा, वो सारी बातें यहां पर हम सीखेंगे बच्चों। तो काफी इंटरेस्टिंग बच्चों ये चैप्टर है, और इसकी जो एंट्रियां है उसको समझना तो और भी इंटरेस्टिंग है। सो डोंट वरी बच्चों, हर एक चैप्टर्स की पूरी डिटेल नॉलेज जो है वो आपको बच्चों मेरे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो यह आपका चैप्टर हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8। बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर हमको बच्चों यहां पर पढ़ना है वो नेक्स्ट चैप्टर आपका है यहां पर कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स, जहां पर हमें कंपनी अकाउंट का एक छोटा सा पार्ट स्टडी करना है, और वो छोटा सा पार्ट है बच्चों इशू ऑफ शेयर्स। क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। ओके, अब यहां पर जरा बात को समझिएगा। कंपनी अकाउंट, कौन सी कंपनी की बात हम कर रहे हैं? सो वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नेचर का बिजनेस है, एक ह्यूज साइज का बिजनेस होता है, और ऐसे बिजनेसेस में डिफरेंट सेक्शन के लिए अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो हमें यहां पर पूरा कंपनी का अकाउंट बच्चों सॉल्व नहीं करना है। कंपनी के अकाउंट में शेयर को इशू करने से रिलेटेड जो एंट्रियां पास करनी होती है, जो अकाउंटिंग इफेक्ट बच्चों शेयर्स के इशू करने की वजह से आते हैं, हमें उसी पार्ट की जर्नल एंट्री और उसी पार्ट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, दैट वी नीड टू लर्न इन दिस चैप्टर अंडर द इशू ऑफ शेयर्स।
अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग चैप्टर इज दैट, जहां पर एंट्रियां बच्चों बहुत ही क्विकली समझ में आती है और बहुत ही आसान तरीके से इस चैप्टर को बच्चों सॉल्व करके आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। करेक्ट है? तो ये हुआ आपका कंपनी अकाउंट्स विच इज अबाउट इश्यू ऑफ शेयर्स। इसके बाद बच्चों आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है एग्जैक्टली चैप्टर? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? जो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द ईयर बनाता है। बिजनेस चाहे किसी भी साइज का क्यों ना हो, एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, या वो किसी भी टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द ईयर every kind of business has to prepare this financial statement. Why financial statement prepare करना है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के पीछे का सबसे मेन रीजन होता है टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेसेस, कि हमने पूरे साल भर में अपने बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस दिखाई, क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हमने अपने बिजनेस से कमाया, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है। तो ये सारी चीजों को पता लगाने के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस, बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बच्चों रिप्रेजेंट होता है, उसी की एनालिसिस की जाती है, उसी की स्टडी की जाती है, और उसके बेसिस पे मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर is going to take a decision for the future of the businesses. ओके, तो बिजनेस का जो भी डिसीजन है, बिजनेस में आगे हमें क्या प्रोसीड्स करना है, हमें किस तरह से अपने बिजनेस के अंदर एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशंस या क्या डिसीजन लेने हैं, ये सब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टडी पे बच्चों डिपेंड करता है। तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके लिए कौन से अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, ये सारी चीजें बच्चों इस चैप्टर में आपको सिखाई जाती है। ओके, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अब इसके चैप्टर के नाम में ही बच्चों इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया रहेगा कि कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो यहां पर क्या बच्चों, हमें कंप्यूटर के पार्ट के बारे में नहीं सीखना है, हमें कंप्यूटर का पार्ट नहीं सीखना है कि ये सीपीयू होता है, ये मॉनिटर होता है, ये कीबोर्ड होता है, वो ये होता है, ये नहीं सीखना है। हमें सीखना है कि हम अपनी अकाउंटिंग करने के लिए, क्योंकि देखो आज के समय का सिस्टम आपको पता है कि दैट किसी भी टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अब अपने बिजनेस के हिसाब किताब जो है नोटबुक और पेन पे नहीं करता। एवरीवन इज फॉलोइंग अ प्रोफेशनल सिस्टम फॉर मेंटेनिंग हिज बिजनेस अकाउंट्स। तो बिजनेस के ऐसे अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर की मदद कौन कौन से जगह पर ली जा सकती है, और वो कौन से सिस्टम है जिस सिस्टम का उपयोग हम अपने बिजनेस में करें, जिससे कि हम एक इफेक्टिव अकाउंटिंग बच्चों कंप्यूटर के माध्यम से स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशंस, कोई क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर हमें कुछ ऐसे थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ना जरूरी है जो हमें हेल्प करेंगे इस बात को समझाने में कि ये सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम, ये सिस्टम हमें हेल्प करता है हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चंस को क्लियर करने में। ओके, तो ये मैंने आपको बताया बच्चों सारे चैप्टर्स जो आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में बच्चों अवेलेबल है। अब इन सभी चैप्टर्स का आपके एग्जाम में कितना वेटेज है वो मैं आपको बच्चों यहाँ पर बताता हूँ। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि दैट आपका जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, ये बच्चों आपके एग्जाम का एक कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम में वेटेज है 12 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 12 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंपलसरी बच्चों पूछता है। ओके, इसके बाद अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न, अगेन एक और कंपलसरी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का है। अगेन इसका वेटेज भी आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बच्चों? 12 मार्क्स का ही है। ओके, तो पहले जो 2 चैप्टर है इनका कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको इसमें से कोई एक चैप्टर स्किप कर सकते हो, तो बिल्कुल नहीं। दिस बोथ दी चैप्टर्स आर कंपलसरी, दिस इज ऑल्सो फॉर 12 मार्क्स, दिस इज ऑल्सो फॉर 12 मार्क्स। आपको दोनों कंप्लीटली बच्चों सॉल्व करना ही है, सीखना ही है। ओके, आफ्टर दैट एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये चैप्टर बच्चों आपके एग्जाम में आता है 10 मार्क्स के लिए। लेकिन एक अच्छी न्यूज इस चैप्टर से रिलेटेड ये है
कि एडमिशन के साथ में ऑप्शन में आता है बच्चों आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो वी कैन से दैट कि ये जो दो चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, ये और है, और बोले तो आपको ये चैप्टर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर भी 10 मार्क्स के लिए आता है और आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी बच्चों कितने 10 मार्क्स के लिए आता है। ओके, अब आपकी मर्जी, दोनों में से किसी भी एक चैप्टर को एकदम स्ट्रांगली सीख लो, करेक्ट है। तो आपको दोनों सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक चैप्टर को भी अच्छे से स्टडी करके अगर आप जाते हो तो भी आप आसानी से 10 मार्क्स इजीली ले सकते हो, करेक्ट है। तो ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 जो एक दूसरे का ऑप्शन है, जो एक दूसरे के साथ आपको पूछा जाएगा, जो भी आप प्रेफर करो वो चीज आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो। ओके, मेरा गाइडेंस रहेगा यू शुड प्रेफर दिस एडमिशन ऑफ पार्टनर, ओके, दैट विल बी मोर बेनिफिटेड टू यू, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही इजीली टू अंडरस्टैंड टू यू है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बच्चों है डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर जो है वो आपके एग्जाम में बच्चों आता है 8 मार्क्स के लिए। ओके, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर कितना 8 मार्क्स के लिए। और डेथ ऑफ पार्टनर के साथ में आपको ऑप्शन में आता है बच्चों एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अगर डेथ ऑफ पार्टनर के साथ में ऑप्शन आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ऑफ कोर्स ये भी कितने मार्क्स का होगा बच्चों, 8 मार्क्स का ही होगा। ओके, तो इस तरीके से डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों चैप्टर एक दूसरे के ऑप्शन में है, तो ये भी 8 मार्क्स के लिए और ये भी 8 मार्क्स है। दोनों में से कोई भी एक चैप्टर आप सीख सकते हैं। ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड आपके लिए डेथ ऑफ पार्टनर होगा, जो आपको थोड़ा कम फॉर्मुलिटियों के साथ में आसानी से बच्चों आप सीख सकते हो, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, लेकिन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी समय बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप डिग्री सेक्शंस में जाते हो तो आपको ये चैप्टर से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करने हैं और ये चैप्टर्स के कंसेप्ट आपको ज्यादातर हेल्प करते हैं आपके फ्यूचर के डिग्री सेक्शंस में। लेकिन 12th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करता हूं सो डेथ ऑफ पार्टनर का स्टडी और डेथ ऑफ पार्टनर का जो प्रिपरेशन है दैट विल बी इनफ फॉर यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये डिसोल्यूशन का जो चैप्टर है आपके एग्जाम में बच्चों 10 मार्क्स के लिए आता है। ओके, और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये दोनों चैप्टर बच्चों एक दूसरे के ऑप्शन में होते हैं। कौन से दो चैप्टर की बात मैं कर रहा हूं आपसे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो चलो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के और में है, मतलब ऑप्शन में है। तो दोनों की प्रिपरेशंस में से प्रिपरेशन करके जो भी आपको आसान लगे, जिसको आप इजी टू सॉल्व कर सको, आप वो चैप्टर बच्चों एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों का वेटेज यहाँ पर एग्जाम में सेम होता है, करेक्ट है। बट बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड बच्चों एक आपको स्पेसिमेन, एक फॉर्मेट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है 5 मार्क्स के लिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज का आपका 10 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स के लिए बच्चों आपको एक स्पेसिमेन, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बच्चों बनाने के लिए पूछ सकता है। ओके, तो अगर वो स्पेसिमेन भी आता है और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में है तो टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बच्चों इसी चैप्टर से आएगा। कहां से, बिल ऑफ एक्सचेंज से आएगा। ओके एवरीवन, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बिल ऑफ एक्सचेंज बोथ आर ऑप्शन, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक चैप्टर आपको बच्चों एग्जाम में सॉल्व करना कंपलसरी है। ओके, अब आपके बच्चे कंपनी अकाउंट्स, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। सो बचे हुए जो दो चैप्टर है ये बच्चे एक दूसरे के ऑप्शन में आते हैं और इनका एग्जाम के अंदर जो वेटेज है वो है 8 मार्क्स के लिए। ओके, तो 8 मार्क्स का आपका इश्यू ऑफ शेयर्स इंपॉर्टेंट है और 8 मार्क्स के लिए कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बच्चों पूछता है, करेक्ट है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सारे मार्क्स को अगर आप टोटल करेंगे तो आपका ये पेपर बनेगा बच्चों 60 मार्क्स का। कितने का बनेगा, 60 मार्क्स का। ओके, और टोटल आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए 60 मार्क्स के। अब इसके अंदर आपका 20 मार्क्स बच्चों आता है किसका, ऑब्जेक्टिव्स का। ओके, और आपका पेपर यहां पर बनता है टोटल 80 मार्क्स का बनता है। कितने का बनता है बच्चों, 80 मार्क्स का, करेक्ट है। तो 60 मार्क्स में कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे वो क्लियर हो गए। कौन सा चैप्टर किसके साथ में ऑप्शन में आएगा वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। और 60 मार्क्स के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इस तरह से टोटल आपके 80 मार्क्स का पेपर यहां पर बच्चों कंप्लीट होता है, करेक्ट है। सो आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। कितने मार्क्स कौन से चैप्टर के लिए बच्चों वो भी आपको क्लियर हुए रहेंगे और इस तरीके से आपको आपके 12th स्टैंडर्ड की बच्चों बीकी की प्रिपरेशन शुरू करनी है। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, मैंने इस चैनल को इंट्रोड्यूस ही किया है 12th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो लेकिन सोल्यूशन आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगा।
किसी भी प्रकार की इंक्वायरीज और इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए दिए हुए नंबर पे बच्चों आप कॉल कीजिए, जो आपके नीचे वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी आपको हमारे एग्जीक्यूटिव दे देंगे, और जहां से आप पूरी जानकारी लेकर के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके 12th स्टैंडर्ड की जर्नी आपको किस तरह से शुरू करनी है और कैसे आपके 12th स्टैंडर्ड में आपके डिजायर परसेंटेज बच्चों आपको स्कोर करने हैं। ओके एवरीवन, सो जय हिंद।